नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्जा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। तो हम राजस्थान की कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने लोक देवता टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लोक देवियां पढ़ लिया। इसके अलावा हमने संत संप्रदाय टॉपिक पढ़ लिया और हमने राजस्थान के मंदिर टॉपिक पढ़ लिए। पूरी कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं और वो है राजस्थान की चित्रकला। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है और ढंग से पढ़ेंगे, बड़े चाव से पढ़ेंगे। उसके बाद में कोई मीन मेक नहीं रहेगी। तो जुड़ने का प्रयास करें। हम पढ़ने वाले हैं, आज का चैप्टर हमारा जो है वो है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस राजस्थान की चित्रकला की मैं बात करूं तो आपको एक दो पॉइंट तो पहले ये पता होना चाहिए। भारतीय चित्रकला का जनक। भारतीय चित्रकला का जनक। भारतीय चित्रकला का जनक। भारत में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, नाम सुना होगा आपने, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। ये आपको पता है केरल के निवासी थे और इन्हें भारत में चित्रकला का जनक माना जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले, राजस्थानी चित्रकला का जनक या राजस्थान में चित्रकला का जनक। राजस्थान में चित्रकला का जनक। तो राजस्थान में चित्रकला का जनक ये किसको माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में जो चित्रकला का जनक है वो कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कौन है? महाराणा कुंभा। और राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कौन है? महाराणा कुंभा। वही महाराणा कुंभा जिन्होंने शासन किया था 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक। 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक भी थे। आप जानते हो, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे और 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। लेकिन इस सवाल को घुमा के पूछ लेते हैं, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जो वर्तमान में जो राजस्थानी चित्रकला चलती है, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। चित्रकला का जनक। चित्रकला का जनक। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? देखो, राजस्थान में चित्रकला का जनक पूछे तो महाराणा कुंभा, लेकिन जो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला उसका जनक किसको माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, वो है कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री। आप नोट्स कैसे बनाएं उस टाइप से ही मैं लिखाऊंगा। हर चीज आपको, मतलब कोई भी टॉपिक है तो मैं एक सिस्टम में ही लेके चलूंगा। हाँ, मैं भी बता सकता हूँ सीधा राजस्थान का चित्र बना के इधर मेवाड़ चित्रकला से ली, मारवाड़ चित्रकला से ली, फिर उसका औचित्य क्या रहेगा? नोट्स कैसे बनाएंगे? तो हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, नोट्स कैसे बना रहे हैं वो साथ के साथ ही, हमें अलग से फिर लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे लिखते चलें और आपकी पूरी चित्रकला टॉपिक एकदम कंप्लीट होगा। तो देखो, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक किसको मानते हैं? कुंदन लाल मिस्त्री को। अब हम बात करते हैं राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन। राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन। राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन। चित्रकला का प्रचलन। राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन। तो ये जो राजस्थान है, इसमें चित्रकला की शुरुआत कब से हुई, प्रचलन कब से माना जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो राजस्थान में चित्रकला का जो प्रचलन है वो तो आदिकाल से ही माना जाता है। जो आदिकाल का मानव था वो गुफाओं के अंदर रहता था, पहाड़ों में रहता था और पहाड़ों में अपने मन के भावों को उकेर दिए उसने और चित्र बना दिए। अब आंके बांके जैसे भी वो चित्र बनाए उसने, लेकिन वो उसने चित्र तो जरूर बनाए हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन। तो देखो, राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन, तो बात करते हैं, देखने का प्रयास करें। तो राजस्थान में जो चित्रकला का प्रचलन है वो कब से माना जाता है और उसके हमारे पास प्रमाण क्या क्या है, अभी हम देखते हैं। तो देखो भाई, राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन तो कब से?
राजस्थान में जो चित्रकला का प्रचलन है वो कब से माना जाता है? तो आप बताओगे आदिकाल या प्राचीन काल से। राजस्थान में जो चित्रकला का प्रचलन है वो आदिकाल या प्राचीन काल से ही माना जाता है। आदिकाल या प्राचीन काल, आदिकाल ओब्लिक प्राचीन काल, प्राचीन काल। सर हमारे पास प्रमाण क्या है, कैसे माने कि आदिकाल का मानव है वो चित्र बनाता था? तो अभी हम देख लेते हैं राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन कब से, आदिकाल या प्राचीन काल से, और उसके प्रमाण। तो हमारे पास प्रमाण क्या क्या है, एक बार मैं लिख दूं फिर मैं इसको एक सिस्टम से बताने का प्रयास करूंगा। तो हमारे पास प्रमाण तो देखने का प्रयास करें, जैसे कोटा। कोटा के अंदर आपको पता होना चाहिए कोटा में ही चंबल व आलनिया नदियों के किनारे, चंबल व आलनिया नदियों के किनारे, नदियों के किनारे किनारे मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स से प्राप्त पेंटिंग्स। ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, चंबल और आलनिया नदियों के किनारे मुकुंदरा की पहाड़ियां, और वहां से कुछ चित्र बने हुए हमें मिले हैं और वो बहुत पुराने चित्र हैं। तो इसे हमें पता चलता है कि इन मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर जो रहने वाला मानव था वो भी चित्र बनाता था। तो राजस्थान में जो चित्रकला का जो प्रचलन है वो आदिकाल या प्राचीन काल से ही माना जाता है। उसका पहला प्रमाण हमारे पास है कोटा से, जो मुकुंदरा हिल्स है या मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, इन मुकुंदरा की पहाड़ियों में जो पेंटिंग बनी हुई मिली है उसे हमें पता चलता है कि राजस्थान में रहने वाला आदिकाल का या प्राचीन काल का मानव भी चित्र बनाता था। चित्र है क्या? मन के विचारों को उकेर देना, वही क्या है? चित्र। तो ये आदिकाल का प्राचीन काल का जो मानव था, कोटा के अंदर ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां थी इनकी गुफाओं में रहता था, इन पहाड़ियों पे चित्र बनाए थे खोद खोद के टांकी और हथौड़े से। तो वो स्केच आज भी जीवित मात्रा में पड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि राजस्थान में रहने वाला आदिकाल का या प्राचीन काल का मानव पेंटिंग बनाता था। इसके अलावा मैं बात करूं और तो देखने का प्रयास करें कोटा के अलावा, तो देखो दूसरा प्रमाण हम देख लेते हैं पुष्कर। और पुष्कर की बात करूं तो पुष्कर के अंदर आपको पता होगा अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। तो पुष्कर में भी जो पहाड़ियां वहां बना हुआ है अगस्त्य ऋषि का आश्रम, अगस्त्य ऋषि का आश्रम। तो ये जो अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, यहाँ से सीता माता के मांडने जो चित्र के रूप में बने हुए मिले हैं, तो जिसे हमें पता चलता है कि राजस्थान में रहने वाला आदिकाल का या प्राचीन काल का मानव पेंटिंग बनाता था। और देखते हैं हमारे पास प्रमाण क्या क्या है, तो देखने का प्रयास करें। हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो देखो अभी हमने प्रमाण में दो प्रमाण देखे, तीसरे प्रमाण की बात करते हैं। तो देखो तीसरे प्रमाण की बात करूं तो तीसरा प्रमाण हमारे पास सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। यहाँ अमरेश्वर और सालेश्वर की पहाड़ियां हैं, वहां से हमें पेंटिंग मिली है, अमरेश्वर और सालेश्वर की पहाड़ियां। तो देखो सवाई माधोपुर में अमरेश्वर व सालेश्वर की पहाड़ियां, सालेश्वर की पहाड़ियां, सालेश्वर की पहाड़ियां। हम व्यू रचना बना रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में आदिकाल का मानव पेंटिंग बनाता था, प्राचीन काल का मानव पेंटिंग बनाता था। उसके प्रमाण कहां कहां से मिल रहे हैं? तो अलग अलग जिले के अंदर जो पहाड़ियां, उन पहाड़ियों पे चित्र बने हुए हैं, जिसे हमें पता चलता है कि राजस्थान में आदिकाल या प्राचीन काल का मानव क्या बनाता था? पेंटिंग्स। इसके अलावा और बात करते हैं सवाई माधोपुर के अलावा, तो आपको पता होगा एक जगह है गरदड़ा। वैसे गरदड़ा एक सभ्यता स्थल भी आपको पता होगा, और ये गरदड़ा जगह कहाँ है? बूंदी। गरदड़ा जगह कहाँ है? बूंदी। मैं गदेड़ा नहीं कह रहा हूं, गरदड़ा जगह। यहां से आपको पता होगा बर्ड राइडिंग, बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स मिली। ये तो काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ, आपको पता होगा। बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स के जो अवशेष मिले हमें, वो कहाँ से मिले? बूंदी के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनमें जो जगह है एक गरदड़ा, उन गरदड़ा की पहाड़ियों पे चित्र बने हुए हैं, उड़ते हुए पंछियों के चित्र बने हुए हैं। इसका मतलब आदिकाल या प्राचीन काल का मानव है वो पेंटिंग्स के बारे में भली भांति जानता था। इसके अलावा और बात करें तो आपको पता होगा और हमारे पास क्या क्या प्रमाण है, तो देखने का प्रयास करें और देखें। ताम्र युगीन सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल, ये जितने भी ताम्र युगीन सभ्यता स्थल हैं, यहां से मिले हमें ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन, ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन।
ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन, अलंकरण वाले बर्तन। सर ये ज्यामितीय अलंकरण क्या होता है, अभी बात करते हैं। सुनो, यहां से हमें ज्यामितीय अलंकरण वाले जो बर्तन मिले हैं तो उनसे भी पता चलता है राजस्थान में रहने वाला आदिकाल का प्राचीन काल का मानव है वो पेंटिंग के बारे में भली भांति जानता था। समझो, जैसे ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल कौन से हैं राजस्थान के अंदर, मैं लगे हाथ ही पहले बात कर दूं फिर चर्चा करते हैं। देखो राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल में अगर बात करें तो एक तो है गणेश्वर, आप जानते हो ना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर को। और ये गणेश्वर जो जगह है ये कहाँ पड़ती है, तो ये वर्तमान में पड़ेगी नीम का थाना, नीम का थाना। तो ये जो नीम का थाना जिला है यहाँ पे गणेश्वर नामक सभ्यता स्थल है। और यहाँ से जब खुदाई की तो उस खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन मिले उन मिट्टी के बर्तनों पे पेंटिंग बनी हुई थी। मैंने अभी आपको कहा पेंटिंग्स होती क्या है, मन में आने वाले जो भी विचार हैं उनको उकेर देना, वही पेंटिंग कहलाती है। तो ये ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन क्या है, आप देखने का प्रयास करें। सुने, जैसे ये मान लो एक कोई बर्तन है तो इस पर आपको पता होना चाहिए, जैसे इस पे ऐसे ये पेंटिंग बना दी, ये तो ये एक तरह का चित्र ही हो गया। तो आदिकाल का प्राचीन काल का जो राजस्थान में रहने वाला मानव था उसने ऐसी पेंटिंग्स की है, तो उसके हमारे पास प्रमाण देख रहे हैं। तो जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता स्थलों में एक तो हो गया गणेश्वर, इसके अलावा कौन सा हो गया आहड़, ये आप भली भांति जानते हो। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर के अंदर आहड़ नामक सभ्यता स्थल है। तो आहड़ कहाँ हो जाएगा, तो आप बता सकते हो उदयपुर के अंदर। अभी हम ताम्रयुगीन सभ्यता स्थलों की बात करें, इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल, तो वो हो जाएगा गिलोंड। और आप जानते हो गिलोंड नामक जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ है, राजसमंद, राजसमंद जिले में। तो आप आगे प्राचीन सभ्यता स्थल पढ़ोगे तो भी आपके काम की चीज है। देखो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की नगरी आहड़ और ये गिलुंड। अब कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल नहीं है, तीन ये नाम दे देंगे, एक दे देगा कालीबंगा। तो कालीबंगा है वो कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है, ना कि ताम्रयुगीन। तो अभी हमने ये देखा है कि जितने भी राजस्थान में जो ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल थे उनकी जब खुदाई हुई तो उनमें जो बर्तन मिले उन पे पेंटिंग मिली। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल का या आदिकाल का मानव है वो पेंटिंग्स बनाता था। इसके अलावा छठा और हम देख लेते हैं, तो देखो भाई लोहे युगीन सभ्यता स्थल, लोहे युगीन सभ्यता स्थल, लोहे युगीन सभ्यता स्थल। तो ये जो जितने भी राजस्थान में लोहे युगीन सभ्यता स्थल मिले हैं वहां से भी ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन मिले हैं, जैसे ऐसे कैसे सेम है। तो ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन, ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन, अलंकरण वाले बर्तन, वाले बर्तन। मजा आ जाएगा आपको, शानदार तरीके से नोट्स बन जाएंगे आपके बढ़िया तरीके से, और एक सिस्टम से कभी आरएस मेंस भी आप लिखोगे तो भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बात करता हूं जैसे ये लोहे युगीन सभ्यता स्थल हैं तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में मुख्य रूप से जो लोहे युगीन सभ्यता स्थल हैं वो कौन से अभी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा राजस्थान में जो लोहे युगीन सभ्यता स्थल हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो लोहे युगीन सभ्यता स्थल हैं वो कौन से हैं, तो देखो एक तो आपको पता होगा राजस्थान में लोहे युगीन सभ्यता स्थलों के अंदर मैं नाम लूं तो देखो एक तो जगह हो जाएगी आपके बेराट, जिसे विराट नगर भी कहते हैं। और ये जो बेराट है ये जगह अब वर्तमान में कहाँ पड़ती है, तो आपको पता होगा ये जगह पड़ती है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड रह जाएगा दिमाग में, कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा अगर बात करें तो और लोहे युगीन सभ्यता स्थलों में आपको पता होगा एक सोनारी नामक सभ्यता स्थल है, ये पहले झुंझुनू में पड़ता था लेकिन अब सोनारी नामक सभ्यता स्थल कहाँ पड़ेगा, नीम का थाना, नीम का थाना। तो ये जो सभ्यता स्थल है कांतली नदी के किनारे है, देखो गणेश्वर और सोनारी नामक सभ्यता स्थल नीम का थाना जिले में। गणेश्वर तो है ताम्र युगीन सभ्यता स्थल और सोनारी है लोहे युगीन सभ्यता स्थल। देखो ऐसे याद रख लेना, लोहा गलाने की जो भट्टियां मिली है वो कहां से मिली है, सोनारी नामक सभ्यता स्थल से। तो ये सोनारी है, खोट बेलने वाली सोनारी है, लोहा बेलने वाली सोनारी है। तो लोहा गलाने की जो भट्टियां मिली है वो कहां से मिली है, सोनारी नामक सभ्यता स्थल से। आगे हम सभ्यता स्थल में भी बड़े चाव से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने जो स्टार्ट किया है, जो पंगा छेड़ा है वो है राजस्थान की चित्रकला। तो वापस देखने का प्रयास करें, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान में चित्रकला, तो सबसे पहले हमने देखा भारत में चित्रकला का जनक कौन है, राजा रवि वर्मा। राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है, महाराणा कुंभा। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री। और राजस्थान में जो चित्रकला का प्रचलन है वो कब से माना जाता है, आदिकाल से या प्राचीन काल से,
उसके प्रमाण है क्या हमारे पास है? प्रमाण क्या है? आदिकाल का जो मानव था वो पहाड़ों की गुफाओं में रहता था और वहां पे पेंटिंग बनाता था, या जो सभ्यता स्थल है वहां से जो बर्तन मिले हैं उन पे भी पेंटिंग बनी हुई मिली है। तो इससे हमें पता चलता है कि आदिकाल का राजस्थान में रहने वाला मानव पेंटिंग्स करता था, उसको भी चित्रों का नॉलेज था। तो ये हमने अभी कोई छोटी मोटी बातें की है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो देखो राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन आदिकाल से प्राचीन काल से, उसके प्रमाण कोटा में देखो मुकुंदरा की पहाड़ियां, वहां से पेंटिंग्स मिली है। पुष्कर के अंदर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, वो गुफाओं के अंदर ही बना हुआ है, उसके अंदर हमें पेंटिंग्स मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो सवाई माधोपुर में अमरेश्वर और सालेश्वर की पहाड़ियां, वहां से पेंटिंग मिली है। इसके अलावा गरदड़ा बूंदी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स के अवशेष कहां से मिले? गरदड़ा जगह है बूंदी में, तो ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, उड़ते हुए पंछियों के चित्र हैं। तो इससे पता चलता है कि आदिकाल का, प्राचीन काल का राजस्थान में रहने वाला मानव है वो पेंटिंग के बारे में जानता था। और ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल ये रहे तुम्हारे सामने, यहाँ से जो बर्तन मिले उन पे पेंटिंग्स मिली है। सेम ऐसे कैसे लोहे युगीन सभ्यता स्थल है, वो कौन से हैं? बेराट और सुनारी, तो और भी हो सकते हैं। तो वहां से जो बर्तन मिले हैं उन पे भी ऐसी पेंटिंग्स मिली है। तो ये ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल या आदिकाल का राजस्थान में रहने वाला मानव पेंटिंग्स करता था। आराम से आपको ये चीजें कवर हो रही होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कब से माना जाता है? स्वतंत्र रूप से राजस्थान में चित्रकला का उद्भव। तो अब हम बात करते हैं, देखो राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, चित्रकला का उद्भव, उद्भव। तो राजस्थान में जो चित्रकला का उद्भव है वो कब से माना जा रहा है, उसी की हम कुछ बात करते हैं, तो देखने का प्रयास करें। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, तो देखो कब से, कहां से? राजस्थान में जो चित्रकला का उद्भव है वो कब से माना जाता है और कहां से माना जाता है और किस से माना जाता है? एक और ये पॉइंट देख लेते हैं, किस से, किस से, किस से। तो देखो भाई, राजस्थान में चित्रकला का जो उद्भव माना जाता है वो कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है 15वीं सदी से, 15वीं सदी से, 15वीं सदी से। हालांकि राजस्थान बना बहुत लेट है, लेकिन इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अलग से पहचान बनाने वाली जो चित्रकला है वो 15वीं सदी से स्टार्ट हो गई थी। और कहां से? तो आप बता सकते हो मेवाड़ या उदयपुर से। मेवाड़ का मतलब ही क्या होता है? उदयपुर। तो राजस्थान में स्वतंत्र रूप से जो चित्रकला शैली है, राजस्थानी चित्रकला शैली, उसकी जो शुरुआत हो रही है वो कब से हो रही है? 15वीं सदी से। किससे हो रही है? तो अभी हम बात करते हैं अपभ्रंश शैली से। सर ये अपभ्रंश शैली क्या होती है? अपभ्रंश शैली, तो आप समझने का प्रयास करें अपभ्रंश शैली क्या है। सुनो भाई, जब भी कोई मूल शब्द होता है उसको तोड़ मरोड़ के परोस देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश। जैसे किसी का नाम सुमित्रा है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सुमित्रा नाम ही नहीं लेते, कहते हैं समूढ़ी, तो सुमित्रा का समूढ़ी कर दिया, ये क्या है? अपभ्रंश। तो आप समझ रहे हो ना, पुराने टाइम में जो पेंटिंग्स बन रही थी, जैसे गुजरात में बन रही थी जैन पेंटिंग्स बन रही थी, तो उसका जो नया रूप देके उसको तोड़ मरोड़ के नए सिरे से जो पेंटिंग्स स्टार्ट कर दी, तो वही राजस्थानी चित्रकला कहलाई। तो देखो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब से माना जाता है? 15वीं सदी से। और कहां से माना जाता है? मेवाड़ या उदयपुर से। और किससे माना जाता है? अपभ्रंश शैली से, अपभ्रंश शैली से। अब हम बात करते हैं, ये जो राजस्थान में चित्रकला है तो इसका स्वर्ण काल, राजस्थान में शुरुआत स्वतंत्र रूप से 15वीं सदी में हो गई, लेकिन एक चरम सीमा आती है पेंटिंग्स बनने की। तो देखो राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल। तो कौन सा ऐसा काल है जिसे राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये समय है 17वीं 18वीं सदी, 17वीं 18वीं सदी, 17वीं 18वीं सदी। आप समझने का प्रयास करें। आपको पता होगा इस सदी के अंदर 17वीं के बाद 18वीं सदी में मुगल बादशाह बन गया था औरंगजेब, और औरंगजेब कट्टर इस्लामिक शासक था। वो कहता था कि जिंदा मनुष्य का कोई चित्र नहीं बनना चाहिए। तो जो मुगलों के दरबार में आश्रय लेके रहने वाले जो भी चित्रकार थे वो भी भाग भाग के राजपूताना में आए, अलग अलग राजाओं की शरण में गए, और उनका तो काम यही था पेंटिंग बनाना। और उनको क्या चाहिए? पेंटिंग बनाने वाले को 2 जून की रोटी। तो वो राजाओं की शरण में गए और उन्होंने खूब पेंटिंग्स बनाई। तो ये 17वीं और 18वीं सदी का जो समय है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन,
राजस्थान में स्वतंत्र रूप से चित्रकला का जो उद्भव है वो कब से माना जाता है? 15वीं सदी से। कहां से माना जाता है? मेवाड़ या उदयपुर से। और किससे माना जाता है? अपभ्रंश शैली से। और राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है 17वीं 18वीं सदी। ये सब क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इसी राजस्थानी चित्रकला की। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में उपलब्ध जो हमारे पास अभी वर्तमान में है, राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। तो राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ हैं वो कौन से हैं और वो हमें कहां से मिले हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। राजस्थान में जो उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हैं उनके क्या क्या नाम हैं, तो हल्का सा देखा, सॉरी। तो एक तो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। और एक है ओध्य निरुक्ति वृत्ति। और ये जो चित्रित ग्रंथ है हमें कहां से मिले हैं? जैसलमेर भंडारगृह से। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती। कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती। याद कैसे रखोगे? सुनो, के रोटियां का ठाव या करे, अंट शंट रोटियां जिम्या करे। मन चेतो ही कौन रहे दा वाले जो अमेरिकन जिमे ना, जैन दा दी। एक आपको पता होगा, एक वो बाबा जी हैं जो मतलब ये कहते रहते हैं कि सुबह सुबह मैं 4 रोटियां को सोगरे को मतलब कले वो कर लूं तो पूरा दिन बढ़िया जाता रहे, पूरे दिन और जीमा। अरे बेटी का बाप, और के जी में 4 रोटियां जीम ली, भी के बाद में भी पूरे दिन हो रहा जीमा। खैर जो भी हो, अलग अलग होते हैं रोटियों के नाम, तो समझने का प्रयास करें। ये जो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, मैं ऐसे ही बताना चाहता हूं याद करने के लिए, इजी करने के लिए। सुनो, जैसे 10 रोटियां हैं, 10 बे खाली, यार अब वहां को पेट फाट रही हो, अब भी को सूत्र का ही है, अब भी को सूत्र है चूर्ण, है ना। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 बे खाली सूत्र चूर्णी। बिल्कुल भाई, चूर्ण दे दो पेट सपा। तो 10 बे खाली सूत्र चूर्णी, तो याद रह जाएगा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। और एक है ओध्य निरुक्ति वर्ती। ये जो चित्रित ग्रंथ मिले हैं, ये हमें चित्रित ग्रंथ कहां से मिले हैं? ये हमें मिले हैं जैसलमेर भंडारगृह से। ये जो चित्रित ग्रंथ मिले हमें, ये कहां से मिले हैं? ये चित्रित ग्रंथ मिले हमें जैसलमेर भंडारगृह से। जैसलमेर भंडारगृह में ये रखे हुए हैं। हो सकता है इनसे पुराने टाइम में भी कुछ चित्रित ग्रंथ बने हों, लेकिन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो राजस्थान के सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती। अब हम बात करते हैं आगे की और देखने का प्रयास करें। सुने, ये जो एक नोट में लिख लेते हैं, चलो। ये जो चित्रित ग्रंथ है ना, इन्हें क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इन दोनों ग्रंथों को भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भारतीय कला के द्वीप स्तंभ कहलाने वाले कौन से चित्रित ग्रंथ हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती। अब मैं तो क्लास में तो बार बार बुलवा के याद करवा देता हूँ, यहाँ तो मैं अगर ज्यादा बुलाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप बोलने का प्रयास करना। तो राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, उनका नाम क्या है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती। जैसलमेर भंडारगृह से मिले। और इन दो ग्रंथों को भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहते हैं।
भारतीय कला का द्वीप स्तंभ, आराम से याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में ज्ञात, राजस्थान में ज्ञात, राजस्थान में ज्ञात जिसकी हमें जानकारी हो, राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम, सबसे, राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीन चित्रकार, सबसे प्राचीन चित्रकार या प्रथम चित्रकार भी कह सकते हो, चित्रकार। तो जिसकी हमें जानकारी हो ऐसा सबसे पुराना चित्रकार कौन है, राजस्थान का पहला चित्रकार कौन माना जाता है। इससे पहले भी चित्रकार तो हुए हैं, जैसे आपको पता होगा कोटा के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां थी, उनके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, गरदड़ा बूंदी में पेंटिंग्स बनी हुई है, लेकिन बनाई किसने हमें नहीं पता। तो जो हमें पता है, जिनका हमें कहीं लिखित में प्रमाण मिलता है, वो सबसे पुराना चित्रकार कौन है, तो हम बात करते हैं राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम चित्रकार है, उसका नाम है शरंगधर, शरंगधर। सर हु इज ही, अभी बात कर लेते हैं ही कौन है, ये इधर देखने का प्रयास करें। ये शरंगधर, सुनो भाई, हमारे यहाँ पे मारवाड़ के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, और गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था शिलुक, और उस शिलुक के दरबार में रहता था शरंगधर। सर थे का पित्तर हो जो थाने ठापड़ की वो शरंगधर भी के टाइम में रहे तो सुन ले। 7वीं सदी का एक तिब्बती इतिहासकार था जिसका नाम था लामा तारानाथ, उसने वाकायदा इसके बारे में बताया। लामा तारानाथ कहता है एक बार मैं मरु प्रदेश में गया और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा सिलू के दरबार में गया, वहां पे शरंगधर नामक एक पेंटर था, वो पेंटिंग कर रहा था। तो इसका मतलब हमें राजस्थान में सबसे पुराना चित्रकार जिसकी जानकारी है उसका नाम क्या है, शरंगधर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखने का प्रयास करते हैं, इसकी कुछ बात कर लेते हैं अपन। और देखो राजस्थान में उपलब्ध सबसे, या राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम चित्रकार या प्रथम चित्रकार, तो देखो कौन है भाई, शरंगधर, इसी की बात करते हैं। तो देखो भाई ये जो शरंगधर है, बात कर लेते हैं इसकी। देखो शरंगधर, ये दरबारी, ये किसका दरबारी था, दरबारी, तो आपको पता होना चाहिए ये दरबारी किसका है, तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार एक राजा है, गुर्जर प्रतिहार राजा शिलुक, गुर्जर प्रतिहार राजा शिलुक। तो इस गुर्जर प्रतिहार राजा शिलुक के दरबार में रहने वाला कौन था, शरंगधर। ये जो शरंगधर है इसकी हमें जानकारी, इसकी हमें जानकारी कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए 7वीं सदी का, 7वीं सदी का तिब्बती इतिहासकार, तिब्बत का एक इतिहासकार था, तिब्बती इतिहासकार, इतिहासकार लामा तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, लामा तारानाथ, वाह भाई तारा। इस लामा तारानाथ ने, ये 7वीं सदी का था तिब्बती इतिहासकार, इस लामा तारानाथ ने बताया कि एक बार मैं गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा शिलू के दरबार में गया, वहां शरंगधर नामक एक चित्रकार था और वो पेंटिंग कर रहा था। इससे पुराने भी चित्रकार हुए लेकिन उनकी हमें जानकारी नहीं है। तो राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम चित्रकार कौन है, शरंगधर, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अभी हम बात करते हैं और देखने का प्रयास करें थोड़ा सा। तो अभी तो देखो थोड़ी सी थोड़ी चल रही है और इसमें तो पूरे फैक्ट ही फैक्ट हैं, तो इनको तो हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि टॉपिक है, तो टॉपिक को टॉपिक के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला नाम दिया, सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला नाम दिया, सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। समझने का प्रयास करना भैया, सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला, सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला नाम दिया, राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो ये जो राजपूताना का क्षेत्र था इसमें जो बनी हुई पेंटिंग थी इसको सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। ये नाम किसने दिया, नाम दिया, तो वो आदमी कौन था, किसने कहा इस क्षेत्र में, अपने पहले ये पूरा राजपूताना का क्षेत्र था, इसमें बनी हुई पेंटिंग को सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, तो वो आदमी कौन है, तो उसका नाम है रामकृष्ण दास, राम कृष्ण दास। कहीं लिखा है राय कृष्ण दास, कोई दिक्कत नहीं, रामकृष्ण दास। तो देखो राम भी है, कृष्ण भी है ना, और भगवान के दास भी है। तो रामकृष्ण दास ने सबसे पहले इस क्षेत्र में बनी हुई पेंटिंग को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग में रखना।
तो सर्वप्रथम राजस्थान में बनने वाली या राजपूताना में बनने वाली पेंटिंग्स को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने। आराम से आपके दिमाग में रह रहा होगा। जो भी अभी हमने बातें की है मैं वापस आपको कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, सुनो अभी तक, क्योंकि बार बार देखने से याद हो जाएगा। भारत में चित्रकला का जनक कौन है? राजा रवि वर्मा। राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा। लेकिन आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है? तो आप बता सकते हो कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन आदिकाल से या प्राचीन काल से माना जाता है, जिसके प्रमाण क्या है? तो कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियां, इसके अलावा पुष्कर में अगस्त्य ऋषि का आश्रम, इसके अलावा बात करूं तो सवाई माधोपुर में अमरेश्वर और सालेश्वर की पहाड़ियां, इसके अलावा अगर बात करें गरदड़ा बूंदी, वहां से बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स इसके अवशेष, इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल जो भी हैं वहां से मिले हुए ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन, और लोह युगीन सभ्यता स्थलों से मिले हुए ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन, ये हमें ये बताते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन है आदिकाल या प्राचीन काल से हो गया था। और उसके बाद वाली तो ये बात हमने की, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव 15वीं सदी से, कहां से? मेवाड़ से। किससे? अपभ्रंश शैली से। और राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं 18वीं सदी। और राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, औतिह्य निरुक्तिवर्ती, ये कहां से मिले? जैसलमेर भंडारगृह से। और इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय कला का द्वीप स्तंभ। और राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम चित्रकार कौन है? सरंगदर। गुर्जर प्रतिहार राजा शिलू का दरबारी था, और इसकी जानकारी 7वीं सदी का तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ देता है। और सर्वप्रथम इस क्षेत्र में बनी जो पेंटिंग्स है, इसको सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने। आराम से याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक पेज अलग से लेके, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता। इस राजस्थान में जो पेंटिंग्स बनी है उसकी अलग से क्या खास बात है, उसकी क्या विशेषता है, तो देखने का प्रयास करें। देखो, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता, चित्रकला की विशेषता, चित्रकला की विशेषता, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता। सुनो समझो, जैसे सुनो भाई, आज पूरे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो हर राज्य के लोगों की अलग अलग विशेषता है। जैसे राजस्थान, राजस्थान के लोगों की क्या विशेषता है? कद काठी अच्छी होगी। राजस्थान के लोग धोती पहनेंगे, चोला पहनेंगे, साफा पहनेंगे। राजस्थान की औरतें घाघरा लुगड़ी ये पहनेगी। तो कहीं पे भी चले जाएं, वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं, उनकी पहचान होती है कि हाँ ये ऐसा पहना हुआ, इसका मतलब ये राजस्थान का आदमी है। तो ऐसे ही हमारी यहाँ राजस्थान की चित्रकला की खास बात क्या है? किसी चित्र को, लाखों चित्र पढ़े, उनमें पढ़े एक चित्र को निकाल के आप बता सकते हो क्या कि ये राजस्थान का चित्र है? कैसे बताओगे? अभी मैं विशेषता लिखूंगा तो उन विशेषताओं के आधार पे तुम बता सकते हो हाँ यार ये चीजें इसके अंदर है, इसका मतलब ये राजस्थानी चित्रकला है। तो हमारे राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या क्या है, तो हम वो देखने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं में देखने का प्रयास करते हैं, तो जुड़ने का प्रयास करें मेरे साथ। एक तो सबसे पहली विशेषता तो यह है, यहां पे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य। आप समझे नहीं हो तो मैं बता दूं, ऐतिहासिक दृश्य समझो। जैसे मान लो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगर मैं पेंटर हूं राजस्थान का, तो मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो ज्यादातर मतलब युद्धों वाली, इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा। जैसे एक तरफ तो महाराणा प्रताप हैं, चेतक पे बैठे हैं और भाले से वार कर रहे हैं, उधर सामने कौन है? मान सिंह मर्दाना हाथी पर बैठा है, और उसके होदे पे तलवार मतलब भाले से वार कौन कर रहे हैं? महाराणा प्रताप, पीछे सेना खड़ी है। तो ऐसे इतिहास के दृश्य ज्यादातर राजस्थान की चित्रकला में बने हुए। इसके अलावा और बात करूं तो देखो, ऐतिहासिक दृश्य, आखेट के दृश्य। आखेट क्या होता है? शिकार। हमारे यहाँ राजस्थान के जो राजपूताना के राजा महाराजा थे, उन्होंने ज्यादातर मतलब शिकार करते थे पुराने टाइम में, उनके शिकार का होते थे। तो जैसा लोग देखते थे चित्रकार, वैसी पेंटिंग बना देते थे। तो यहाँ पे आखेट के दृश्य बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्य ये क्या होता है? दरबारी दृश्य तो समझने का प्रयास करें। राजा महाराजा है, उनका दरबार लगा हुआ है और जनता सामने बैठी है। जैसे मान लो यहाँ राजा बैठा है, सामने जनता बैठी है, ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई है। तथा तथा व्यक्ति चित्रण, तथा व्यक्ति चित्रण। सर ये व्यक्ति चित्रण क्या होता है? व्यक्ति चित्रण को महत्व है। तो ये व्यक्ति चित्रण क्या होता है? जैसे राजा है, पर्सनल तलवार लेके यूं खड़ा है, मोज पे ताव दिया हुआ है, तो ऐसे पर्सनल व्यक्तियों के चित्र बने हुए। ये राजस्थानी चित्रकला की पहली विशेषता थी। आराम से तुम्हें याद रह जाएगा, रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो, राजस्थान इतिहास से भरा पड़ा है। राजस्थान के राजा महाराजाओं के
दरबार लगते थे और वो शिकार भी करते थे, और उनके व्यक्ति चित्रण। तो देखो, ऐतिहासिक दृश्य, आखेट के दृश्य, दरबारी दृश्य तथा व्यक्ति चित्रण को महत्व है। अगर ये चीजें किसी पेंटिंग में मिल रही है, इसका मतलब समझ लो राजस्थानी चित्रकला शैली है। इसके अलावा और देखो, और बात करूं तो प्रेम को प्रधानता, प्रेम को प्रधानता, प्रेम को प्रधानता। तो यहां पे जैसे प्रेम को प्रधानता, जैसे सुनो, रागमाला, रागमाला, बारहमासा, बारहमासा जैसे चित्रित ग्रंथ बने हैं, यानी कि प्रेम प्रसंग वाले ज्यादा चित्र बने हैं। आप कई बार देखते नहीं हो, बसों के पीछे आपको पता होगा एक मोहतरमा, पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, उनके अंदर वो भीगी हुई बैठी है, एक लाइन लिखी होती है, तुम कब आओगे, जब तुम बुलाओगे। तो ऐसे मतलब, या कोई एक नायिका है, वो पेड़ के लिपटी हुई है, किसी नायक का इंतजार कर रही है। तो ऐसे राजस्थानी चित्रकला में बहुत ज्यादा चित्र बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या हो जाएगी, प्रेम को प्रधानता। अब आपको खुद को पता होना चाहिए प्रेम का रंग कैसा होता है, चटकीला। तो ध्यान करना, तीसरी विशेषता की मैं बात करता हूं, तो राजस्थानी चित्रकला की तीसरी विशेषता क्या है, तो सुनो, चटकीले रंगों को प्रधानता, चटकीले रंगों को प्रधानता। अब चटकीले रंग कौन से होते हैं, तो आप समझ गए होंगे, लाल और पीले, लाल और पीला, लाल और पीला। तो राजस्थान के चित्रकारों ने ज्यादातर, देखो कलर तो सभी यूज लिया है, लेकिन ज्यादातर पेंटिंग में लाल और पीले कलर को हाईलाइट ज्यादा किया है, उसको प्रधानता ज्यादा दी है। तो देखो, प्रेम का कलर, प्रीति का रंग कैसा होता है, चटकीला, तो चटकीले रंगों को प्रधानता। इसके अलावा और बात करूं तो देखो, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव, प्रभाव आप समझ रहे होंगे। जैसे मुगलों के जो दरबार लगते थे, जैसे मुगल राजा महाराजा राजसी ठाट बाट के साथ रहते थे, वैसे हमारे राजाओं ने भी अपने वो ठाट बाट वैसे ही दर्शाने के प्रयास किए। हमारे यहाँ के जो पेंटर थे, उन्होंने भी हमारे राजाओं के भी जैसे मुगलों की तरह दरबार लगवाने करने वैसे पेंटिंग्स बनाई। अब मुगल चित्रकला शैली का राजपूताना की चित्रकला शैली पे प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारे राजपूताना के राजाओं ने अपनी बेटियों की शादियां किनके साथ की थी, मुगलों के साथ, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो उनके साथ आना जाना रहता था, तो उनका पहनावा इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो वैसी पेंटिंग्स बनना स्टार्ट हो गई। और बात करूं तो देखो, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता, आगे आगे आप कोई आरएस मेंस जैसा एग्जाम देते हैं और ये लिखित में लिखते हैं, मजा आ जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ ले, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता बताइए। अब 200 शब्दों में अगर लिखना और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये मुख्य मुख्य रूप से क्या विशेषता है। और फैक्ट, कई बार ऐसा कथन निष्कर्ष के सवाल आते हैं आजकल, आपको पता होगा, तो उसमें भी आपके बहुत सारी चीजें यहाँ से सही होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको पता रहता है कि भाई राजस्थानी चित्रकला की ये विशेषता है। और मैं बात करूं तो देखो, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन। यानी कि यहाँ के जो भी पेंटर हैं, उन्होंने जब भी कोई पेंटिंग की है, तो उसमें कहीं ना कहीं साइड में, पीछे, आगे, कहीं ना कहीं मोर को जरूर बनाया है। इसके अलावा और बात करता हूं राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताओं की, तो देखो, यहाँ के चित्रकारों ने, राजस्थान के चित्रकारों ने, यहाँ के चित्रकारों ने, यहाँ के चित्रकारों ने, चित्रकारों ने तिथि व नाम का अंकन नहीं किया, नाम का अंकन नहीं किया, अंकन नहीं किया, नहीं किया। आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। जैसे मान लो एक कोई पेंटिंग बनाई, मान लो ये कोई पेंटर है, उस पेंटर ने मान लो यहाँ पे कोई पेंटिंग बनाई, सपोज करो मैं पेंटर नहीं हूं, जैसा भी बने मान लो, एक हल्का सा समझने का प्रयास करना जो भी है। ये मान लो कोई एक पेंटिंग बनाई, तो ये जो पेंटिंग बनाई, इस पेंटिंग में देखें, पेंटर हमेशा क्या करते थे, मान लो कोई ना कोई डेट लिख देते थे, जैसे मान लो 15/10/2024, ठीक है, और आगे साइन कर दिए। तो राजस्थान के चित्रकारों की खास बात क्या थी, उन्होंने पेंटिंग बनाई, लेकिन उसमें ना तो डेट डाली, ना उन्होंने नीचे अपना नाम लिखा। लेकिन राजस्थान चित्रकला में एक अपवाद है, वो है बीकानेर चित्रकला शैली। तो बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकारों ने तिथि व नाम का अंकन किया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, और आपको आराम से पल्ले पड़ रही होगी मेरे हिसाब से। तो मैं बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें, सुने। तो हम बात कर रहे हैं अभी, देखो, राजस्थान की चित्रकला की विशेषता की, एक मैं नोट में लिख देता हूँ, सुनो। बीकानेर
चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकारों ने, अपवाद तो हर जगह मिलता है, चित्रकारों ने तिथि व नाम का अंकन किया, तिथि व नाम का अंकन किया, नाम का अंकन किया, अंकन किया। तो अपवाद है तो वहां से सवाल भी बन सकता है। तो ऐसी कौन सी चित्रकला शैली थी राजस्थान की जिसके चित्रकारों ने तिथि व नाम भी लिखी है चित्रों में? तो वो कौन सी हो जाएगी? बीकानेर चित्रकला शैली। आराम से याद रह जाएगा। देखो सुनो विशेषता, अब सुनो, ये सारी चीजें अगर किसी चित्र में हो, जैसे मान लो दरबारी दर्शी हो, जैसे मोर का चित्रांकन हो, है ना, जैसे प्रकृति चित्रण हो, तो इससे के आधार पे आप बता सकते हो कि हाँ यार ये राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषता है। तो जैसे आपने लिखा ना प्रेम को प्रधानता, ऐसे ही प्रकृति को महत्व दे रखा है यहाँ पे। प्रेम हुए प्रकृति चित्रण सर्वाधिक हो रखे हैं। प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, नदियां, झीलें, तालाब, ऐसे चित्र भी यहाँ बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो ये विशेषता है। विशेषताओं में आराम से याद रह जाएगा। देखो समझो, पहला क्या है? तो देखो ऐतिहासिक दृश्य, आखेट के दृश्य, दरबारी दृश्य और व्यक्ति चित्रण, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? तो प्रेम को प्रधानता और प्रकृति को, प्रेम हुए प्रकृति भी लिख सकते हो, प्रेम हुए प्रकृति को महत्व। मैं थोड़ा सा इसमें देखो हल्का सा करता हूं, प्रेम हुए प्रकृति, प्रेम हुए प्रकृति को प्रधानता। तो देखने का प्रयास करें, प्रेम हुए प्रकृति को प्रधानता, प्रेम हुए प्रकृति, प्रकृति को प्रधानता, को प्रधानता मतलब प्रकृति के चित्र भी बने हुए, जैसे नदियां हैं, तालाब है, झीलें हैं, झरने हैं, ऐसे चित्रों को महत्व दिया गया। और अब प्रेम का रंग कैसा हो जाएगा? चटकीला। तो चटकीले रंग कौन से होते हैं? लाल और पीला। तो राजस्थानी चित्रकला में लाल और पीले रंग को प्रधानता दी गई है। और मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन है। ये कई बार प्रश्न पूछते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा किस पक्षी का चित्रांकन हुआ है? तो वो किसका है? मोर का। और यहाँ के चित्रकारों ने तिथि व नाम का अंकन नहीं किया। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये कुछ हमने राजस्थानी चित्रकला की क्या देखी है भैया? विशेषता। देखो आप सिस्टम से नोट्स बनाते चलेंगे ना व्यवस्थित तरीके से, आराम से तुम्हें याद रह जाएगा। अभी तक जो भी बातें की एक बार मैं वापस बोलता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में आप सुनने का प्रयास करें। हमने ये देखा भारत में चित्रकला का जनक कौन है? राजा रवि वर्मा, केरल के हैं। राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा। राजस्थान में आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन कब से माना जाता है? तो आदिकाल से या प्राचीन काल से। उसके प्रमाण है हमारे पास में, जैसे कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियों से मिली हुई पेंटिंग्स, इसके अलावा पुष्कर में अगस्त्य ऋषि के आश्रम से मिली हुई पेंटिंग्स, उनकी दीवारों पे, पहाड़ों की दीवारों पे या पहाड़ों पे पेंटिंग्स बनी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर में अमरेश्वर और सालेश्वर की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा गरदड़ा बूंदी से बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स के अवशेष हैं। ताम्र युगीन सभ्यता स्थलों और लोह युगीन सभ्यता स्थलों से ज्यामितीय अलंकरण वाले मिले बर्तन। इससे हमें पता चलता है कि राजस्थान में आदिकाल या प्राचीन काल का मानव भी चित्र बनाता था। इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15वीं सदी से माना जाता है, मेवाड़ या उदयपुर से माना जाता है और अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं 18वीं सदी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औध्य निरुक्ति वर्ती, जो कहां से मिले हैं? जैसलमेर भंडारगृह से, और उन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहते हैं। और राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीन चित्रकार कौन है? सरंगदर है। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा सिल्लू का दरबारी था। उसकी जानकारी हमें कौन देता है? 7वीं सदी का तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ जानकारी देता है। और सबसे पहले यहाँ राजपूताना के अंदर बनने वाली पेंटिंग्स को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया है? तो वो दिया है रामकृष्ण दास ने। और राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? ये आपके सामने रही। पहली विशेषता दरबारी दृश्य, आखेट के दृश्य और दरबारी दृश्य, आखेट के दृश्य और इसके अलावा ऐतिहासिक दृश्य तथा व्यक्ति चित्रण को महत्व दिया गया है। प्रेम हुए प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है और चटकीले रंगों को प्रधानता दी गई है। और मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। मोर का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। और यहाँ के चित्रकार पेंटिंग्स बनाने के बाद में तिथि व नाम का अंकन नहीं करते थे, लेकिन एक अपवाद है, वो कौन सी है? बीकानेर चित्रकला शैली। साथ जुड़ते रहेंगे अपने आप को, वर्ड टू वर्ड है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आराम से आपको भी याद हो जाएगा। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। अब मैं बात करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो उसी की बात करते हैं। देखो राजस्थानी
राजस्थानी राजस्थानी चित्रकला शैली का राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन है वो कब हुआ है और किसने किया है, उसी की बात करते हैं, देखने का प्रयास करें। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन, तो एक बार देखें राजस्थानी चित्रकला शैली का जो वैज्ञानिक विभाजन है वो कब किया, किसने किया, कब, किसने, किसमें किया, किसमें किया और कैसे किया। ये लिखने के बाद में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और कैसे किया, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। फिर हम शुरुआत करेंगे जहां से लोग स्टार्ट करते हैं वहां से हम बाद में स्टार्ट करेंगे, इतना समझने के बाद में। सुनो, राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन है वो कब हो रहा है, 1916 ईस्वी में। आपको पता होगा कितनी बार पूछ लिया ये क्वेश्चन। किसने किया, तो उस बंदे का नाम था आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। कोई भी चीज है उसको वैज्ञानिक तरीके से अपन बांटेंगे तो आनंद आएगा, आनंद कुमार स्वामी। किसमें, तो उस किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। किसमें किया है, तो उस किताब का नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स, और इसके अंदर वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो वो कैसे किया है, तो मैं बात करता हूं कैसे। तो देखो, राजस्थानी चित्रकला, ये रही राजस्थानी चित्रकला। इन्होंने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने कहा, ये जैसे ये मनुष्य शरीर है तो इसको हम सम्मिलित रूप से शरीर कहते हैं। क्या शरीर को भी हम बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं ना, मस्तिष्क, ये उदर है ना, हाथ पांव, तो मतलब ऐसे बांट सकते हैं ना। ऐसे ही इस पूरे राजस्थान के क्षेत्र में जो पेंटिंग बनी उसको राजस्थानी चित्रकला नाम तो दे दिया था किसने, रामकृष्ण दास ने, लेकिन इन्होंने कहा पूरे क्षेत्र में एक जैसी पेंटिंग नहीं है, अलग अलग पेंटिंग है, तो इसको बांटना जरूरी है, इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो राजस्थानी पेंटिंग्स का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में किया, और वो कैसे किया तो देखने का प्रयास करें। ये जो राजस्थानी चित्रकला है इसको 4 स्कूलों में बांटा या 4 शैलियों में बांटा, और फिर उनकी वापस उप शैलियां भी बताई। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया वो है मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल। इसके अलावा इन्होंने बताया मारवाड़ स्कूल। इन्होंने कहा, या मारवाड़ शैली कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल कह दो, शैली कह दो, मारवाड़ स्कूल। इन्होंने कहा, आप जिसे राजस्थानी चित्रकला कह रहे हो, ये तो खुद अलग अलग भागों में बंटी हुई है, इनकी अलग अलग विशेषता है, अभी हम देखेंगे, मारवाड़ी स्कूल। इसके अलावा इन्होंने एक नाम दिया ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, और इसके अलावा इन्होंने और नाम दिया, वो नाम दिया हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले देखो ऐसे बांटा, कहा मेवाड़ जो चित्रकला शैली है या मेवाड़ स्कूल है इसकी अलग विशेषता है, मारवाड़ की अलग विशेषता है, ढूंढाड़ की अलग है, हाड़ौती की अलग है, फिर इनकी उप शैलियां भी है। और वो उप शैलियां कौन सी अभी हम बांटते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, आप क्यों चिंता करते हो। देखो भाई, इनकी जो उप शैलियां हैं मैं उनकी बात करता हूं, तो जुड़ने का प्रयास करें मेरे साथ, देखने का प्रयास करें, जुड़े। ये जो मेवाड़ स्कूल है इसकी वापिस इन्होंने उप शैलियां बताई, वो कौन सी बताई। तो देखो, इन्होंने बताई उदयपुर चित्रकला शैली, मैं शॉर्ट में लिख दूं उदयपुर शैली, चित्रकला नाम नहीं लिख रहा, चित्रकला ही पढ़ रहे हैं, उदयपुर शैली। इसके अलावा चावंड शैली, चावंड शैली, फिर देवगढ़ चित्रकला शैली, देवगढ़ चित्रकला शैली। इसके अलावा नाथ द्वारा चित्रकला शैली, नाथ द्वारा चित्रकला शैली। आपने देखा होगा कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली नहीं है। तो ये देखो, ये सारा का सारा, उदयपुर को तो मेवाड़ कहते ही हैं, चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था, देवगढ़ मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, और नाथ द्वारा ये सब मेवाड़ के ही है। और वैसे शॉर्ट में याद रखने के लिए मैं बात करता हूं कि मेवाड़ के राजाओं का कद इतना ऊंचा था, उनको कोई भी चीज देना तो ऐसे राजाओं को झुकाना मत, उनको ऊंचा देना,
मेवाड़ चित्रकला शैली की बात कर रहा हूं, मेवाड़ स्कूल की बात कर रहा हूं, तो इसकी जो उपशैलियां हैं याद कैसे रखोगे? ऊंचा देना, ऊंचा देना, ओ से उदयपुर, चा से चावंड, दे से देवगढ़, ना से नाथद्वारा। तो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं उदयपुर चित्रकला शैली, चावंड चित्रकला शैली, देवगढ़ चित्रकला शैली और नाथद्वारा चित्रकला शैली। इनकी क्या विशेषता अभी मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा, इन्होंने कैसे बांटा वो भी मैं बात करूंगा। फिर ये जो मारवाड़ स्कूल है, तो मारवाड़ स्कूल की भी इन्होंने कहा कि इसकी भी उपशैलियां हैं। कौन सी है? तो देखो, जोधपुर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली, यहां जगह है तो मैं पूरा नाम लिख दूं, जोधपुर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली। और बीकानेर चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, आप समझ जाओगे, बीकानेर चित्रकला शैली। इसके अलावा किशनगढ़ चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली। वैसे आप जानते हो ना, राठौड़ों की 3 ही रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। इसके अलावा जैसलमेर चित्रकला शैली, जैसलमेर चित्रकला शैली और अजमेर चित्रकला शैली, अजमेर चित्रकला शैली। इसके अलावा नागौर चित्रकला शैली, नागौर चित्रकला शैली। अगर पूछ ले नागौर चित्रकला शैली किसकी उपशैली है, तो आप बताओगे मारवाड़ चित्रकला शैली की या मारवाड़ स्कूल की। स्कूल कह दो, चित्रकला शैली कह दो, एक ही बात है। ये ऐसे बांटने वाले व्यक्ति कौन है? आनंद कुमार स्वामी, राजस्थानी चित्रकला का इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया। तो ये याद कैसे रखोगे? अन्ना हजारे को जानते हो ना, जो आंदोलन करते थे, है ना, लोकपाल लोकायुक्त के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, वही अन्ना हजारे। हम अन्ना हजारे को क्या कह रहे हैं? जो भी कीजिए अन्ना, देखो, जो भी कीजिए अन्ना, जो भी कीजिए अन्ना, मारवाड़ में ही कीजिए। हमारे मारवाड़ में आना अन्ना हजारे, कोई आंदोलन करे तो हमारे मारवाड़ में करना, जो भी कीजिए अन्ना। तो यार वैसे याद रह जाए तो सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाड़ में ऊंचा देना, ऊंचा देना, मारवाड़ में जो भी कीजिए अन्ना। अब ये जो ढूंढाड़ स्कूल है, इसकी उपशैलियां कौन सी है, तो बात करते हैं। देखो ढूंढाड़ स्कूल की उपशैलियां, तो सुनो, बस यहाँ पे ऐसा याद रख लेना, आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? आमेर चित्रकला शैली, आमेर शैली, मैं शॉर्ट में लिख दूं आमेर शैली। इसके अलावा जयपुर चित्रकला शैली या जयपुर शैली। इसके अलावा अलवर चित्रकला शैली, अलवर चित्रकला शैली। और एक है उनियारा चित्रकला शैली, देख थारो उनियारो, उनियारा चित्रकला शैली, उनियारा चित्रकला शैली। आप सोचो, देखो याद कैसे रखोगे? ढूंढाड़ स्कूल की या ढूंढाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां कौन सी है? सपोज करो तुम कहीं बाहर रहते हो, तुमने तुम्हारी घरवाली को फोन किया कि मेरी वो ड्रेस नहीं मिली, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं ढूंढती हूँ। तो आपने कहा ढूंढ के जल्दी मुझे बताओ। उन्होंने 1-2 दिन ढूंढा, उन्हें मिला नहीं, तो तुमने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज आऊं, आज मैं खुद ही आऊं, मैं ढूंढ लूंगा, आज आऊं, आज आऊं। तो आमेर जयपुर, आज आऊं अलवर उनियारा। तो ये सब की सब ढूंढाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हो जाएगी। और हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती चित्रकला शैली है, इसकी उपशैलियां कौन सी है, तो आप जानते हो, एक तो हो जाएगी बूंदी चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली। और कौन सी हो जाएगी, तो और हो जाएगी कोटा चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली। ऐसे झालावाड़ भी बता सकते हो, लेकिन वो स्वतंत्र इसी के बाद थे, कोटा चित्रकला शैली, बस। तो ये हाड़ौती क्षेत्र भी है, हाड़ौती क्षेत्र में वैसे 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने, राजपूत पेंटिंग्स में। और कैसे बांटा राजस्थानी चित्रकला को? 4 स्कूलों में बांटा था, और वो 4 स्कूलें आपके सामने पड़ी है। और वो 4 स्कूलें कौन सी है, तो आप आराम से बता सकते हो। एक स्कूल है मेवाड़ स्कूल, दूसरी कौन सी है मारवाड़ स्कूल, तीसरी कौन सी है ढूंढाड़ स्कूल, और चौथी कौन सी है हाड़ौती स्कूल। आराम से याद रह जाएगा। फिर इनकी उपशैलियां बताई, तो वो कैसे बताई, किस आधार पे बताई, तो मैं आगे का पेज लेता हूं और मैं बताने का प्रयास करता हूं। सुनो भैया, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो आनंद कुमार स्वामी जी थे ना, इन्होंने कहा जी, आप जिसे राजस्थानी चित्रकला कह रहे हो, इसको आप राजस्थानी चित्रकला कैसे कह सकते हो? आप सोचो कि इतना बड़ा जो प्रदेश है, इस इतने बड़े प्रदेश के अंदर जो भी पेंटिंग्स बन रही है, उनकी अलग अलग विशेषता है। जैसे समझने का प्रयास करना, राजस्थान की वैसे आकृति कैसी है? पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो अपन तो यही पतंग बना ले, इससे ही अपना काम चल जाएगा। और इसके बीच से आपको पता होगा, ये तानपुरे के समान क्या गुजरती है? अरावली पर्वतमाला। ये गुजर जाती है अरावली पर्वतमाला, तानपुरे के समान गुजरती है अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान की खुद की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय
चतुर्भुजाकार। ये प्रश्न पूछते हैं राजस्थान की आकृति कैसी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है, तानपुरे के समान, पीछे से चौड़ी आगे से संकरी। सुनो भाई, अभी हम बात करते हैं आनंद कुमार स्वामी ने जो बांटा वो कैसे बांटा। तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा एक तो है मारवाड़ चित्रकला शैली, इन्होंने कहा एक है मेवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली ऐसे ही नहीं बांटा, इन्होंने प्रमाण भी दिए। इन्होंने कहा एक है हाड़ौती चित्रकला शैली, हाड़ौती चित्रकला शैली। और इन्होंने कहा एक है ढूंढाड़ चित्रकला शैली, ढूंढाड़ चित्रकला शैली। समझने का प्रयास करना कैसे कैसे बांटा, सुनो। इन्होंने कहा मारवाड़ के जो भी पेंटर हैं उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई है उनमें अलग कलर भरे हैं, अलग पशु पक्षी हैं, अलग पेड़ हैं। मेवाड़ के चित्रकारों ने अलग पेड़ बनाए हैं, अलग पशु पक्षी बनाए हैं और अलग रंग का प्रयोग किया है। ऐसे ही हाड़ौती, ऐसे ही ढूंढाड़। अभी हम बात करते हैं। तो देखो, ये जो मारवाड़ चित्रकला शैली है आपको पता होना चाहिए। सुनो, इधर देखने का प्रयास करो। मारवाड़ चित्रकला शैली की मैं बात करता हूं तो जुड़ो। मारवाड़ चित्रकला शैली की बात कर रहे हैं तो देखो रंग। तो मारवाड़ चित्रकला शैली में किस रंग का प्रयोग किया गया है तो आपको पता होना चाहिए। मारवाड़ चित्रकला शैली में जो रंग प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, तो वो है पीला। पीला। इन्होंने बाकायदा बताया कि मारवाड़ के चित्रकारों ने ज्यादातर पीले रंग को प्रधानता दी गई है। इसके अलावा बात कर लें तो मारवाड़ चित्रकला शैली है तो यहाँ किस वृक्ष का प्रयोग किया गया है, मतलब पेंटिंग्स में कौन सा वृक्ष बनाया गया है। तो देखो भाई, तो यहाँ जो वृक्ष है तो वो कौन सा वृक्ष बनाया है, आम। आम के वृक्ष को प्रधानता दी गई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ मारवाड़ चित्रकला शैली में कौन से पशु पक्षी को प्रधानता दी गई है, कौन से पशु को प्रधानता दी गई है, तो देखने का प्रयास करें। यहाँ पे जो पशु है वो कौन सा पशु हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊंट, घोड़ा और कुत्ता। घोड़ा और कुत्ता। बस अब सुनो, इधर देखो। आनंद कुमार स्वामी ने कहा जिसे तुम राजस्थानी चित्रकला शैली कह रहे हो इनके तो कई भाग हैं। अगर अगर किसी चित्र में पीले रंग को प्रधानता हो, आम का वृक्ष हो और इसके अलावा ऊंट, घोड़े और कुत्ते का चित्रण हो तो समझ लेना वो मारवाड़ चित्रकला शैली का चित्र है। मारवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकारों ने वो चित्र बनाए। याद कैसे रखोगे, सुनो। मारवाड़ है, दोरों की धरती है और यहाँ पे क्या होता है, बाजरा। बाजरा कैसा होता है, पीला। तो रंग कैसा हो जाएगा, पीला। अब आपको पता होना चाहिए पीला पीला जो वृक्ष होता है, पीला पीला जो फल होता है वो कौन सा होता है, आम। तो यहाँ पे मारवाड़ में कौन सा वृक्ष हो जाएगा, आम। और इस मारवाड़ में पशु कौन से होंगे, इधर मारवाड़ में क्या होंगे, ऊंट, घोड़ा और कुत्ता। वैसे लड़कियों का फेवरेट शब्द है कुत्ता। खैर जो भी हो, दिमाग में रखना। तो ये मारवाड़ चित्रकला शैली है, आराम से याद रह जाएगा। अब सुनो, ये जो मेवाड़ चित्रकला शैली है आपको पता होना चाहिए, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो मेवाड़ चित्रकला शैली है यहाँ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ चित्रकला शैली में कौन से रंग को प्रधानता दी गई है, रंग। तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ चित्रकला शैली में लाल रंग को प्रधानता दी गई है। ये जो मेवाड़ चित्रकला शैली है, प्लीज देखना किस रंग को प्रधानता दी गई है मेवाड़ चित्रकला शैली में, तो आप बता दोगे मेवाड़ चित्रकला शैली में रंग कौन सा है, तो आप कहोगे सॉरी, इधर देखें, मैं उसी हिसाब से लेने का प्रयास करता हूँ। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में अगर पूछ ले रंग कौन सा है तो आप आराम से बता सकते हो लाल रंग। इसके अलावा बात करते हैं इस मेवाड़ चित्रकला शैली की, तो देखने का प्रयास करें। मेवाड़ चित्रकला शैली में वृक्ष कौन सा है, तो आपको पता होगा मेवाड़ के राजाओं का जो कदम है बहुत ऊंचा था, तो यहाँ पे जो वृक्ष होगा वो कौन सा होगा, कदम का वृक्ष। कदम्ब का वृक्ष, कदम का वृक्ष। इसके अलावा अगर बात करें मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर तो पशु कौन सा हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला शैली में, तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर जो पशु होगा वो कौन सा पशु होगा। अभी बात करते हैं। तो देखो मेवाड़ में हो जाएगा हाथी, और भी हैं, कोयल है, सारस है, लेकिन एक बार हाथी याद रख लें। अब समझो कैसे, सुनो। आपको पता होगा राजपूताना में सबसे ज्यादा जो युद्ध करने वाले थे मेवाड़ के राजा थे। युद्ध हुआ तो उसमें क्या बहेगा, खून। और खून का कलर कैसा होता है, लाल। और मेवाड़ के राजाओं का कदम इतना ऊंचा था कि मेवाड़ के राजा अपने आप को कहते थे पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। आपको पता होगा महाराणा प्रताप ने, इन्होंने कभी अधीनता नहीं स्वीकारी थी मुगलों की, मुगलों के साथ कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो इसका मतलब उनका तो कदम ऊंचा था। तो मेवाड़ में वृक्ष कौन सा हो जाएगा, कदम। और मेवाड़ के जो राजा हैं, ऐसा मान लें महाराणा प्रताप है, उनका हाथी
है ना, घोड़ा तो सभी जानते हो। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, जिसको अकबर ने नाम क्या दिया था? पीर प्रसाद। तो ये कुछ हम बात कर रहे हैं। तो देखो, मेवाड़ में रंग कौन सा हो जाएगा? लाल। वृक्ष कौन सा हो जाएगा? कदम। और पशु कौन सा हो जाएगा? हाथी। अब मैं बात करता हूं, ये जो हाड़ौती क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए, इस हाड़ौती क्षेत्र में जो रंग है, और यही सेम चीज जो बांटने वाला है आनंद कुमार स्वामी 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में उन्होंने बांटा था राजस्थानी चित्रकला को। तो मैं बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें, सुनो। ये कई बार रंगों के चक्कर में मैं कंफ्यूज रहता हूँ कौन सा रंग काम में लूं। तो देखो इधर देखो, यहाँ पे भी तीन ही चीज देखेंगे, रंग, इसके अलावा हमें क्या देखना है? वृक्ष, और इसके अलावा हमें क्या देखना है? पशु। आप समझने का प्रयास करें। हाड़ौती मतलब आप जानते हो, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। तो समझो, देखो कोटा है, कोटा, कोटा से क्या लाएंगे? पानी। तो देखो कोई महिला है, पानी लाने गई है, और सामने से क्या आ गया? शेर। तो यहाँ पे देखो हाड़ौती क्षेत्र में जो पशु होगा वो कौन सा होगा? शेर। अब सुनो भाई, मुझे बताओ, गंडक को देखते भी अपन तो भागते हैं, तो शेर को देख के तो फिर आपको पता होगा क्या होगा? भागना किसको सूझेगा? वहीं कोई बड़ा सा पेड़ देखेंगे, जिस पेड़ पे हम आराम से चढ़ सके, और वहां शेर भी नहीं चढ़ सके। तो आपको पता होगा, शेर को देख के हम किसी पेड़ को लेने का प्रयास करेंगे, और वो पेड़ कौन सा होगा? तो आपको पता होगा, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शेर को देख के, गड़े को पटक के हम किस पे चढ़ेंगे? तो खजूर के वृक्ष पे। तो हाड़ौती क्षेत्र में जो वृक्ष होगा वो कौन सा होगा? खजूर का वृक्ष, खजूर का वृक्ष। और आप जानते हो, कोटा है, कोटे में पानी होगा, वो कैसा होगा? नीला। या कोटे के अंदर क्या जम जाएगी? नील। तो यहाँ हाड़ौती के अंदर जो किस रंग को प्रधानता दी गई है, तो आप बता सकते हो, नीले रंग को। या यहाँ कौन से रंग को महत्व दिया गया है? रंग कौन सा हो जाएगा? नीला। तो आराम से दिमाग में रह जाएगा, रंग कौन सा हो जाएगा? नीला। बस। अभी सुनो भाई, ढूंढाड़ की भी बात करेंगे, लेकिन देखो, आनंद कुमार स्वामी ने कहा है तुम इस पूरे क्षेत्र में बनी हुई पेंटिंग को एक ही नाम दे रहे हो, राजस्थानी चित्रकला। ये तो गलत बात है, क्योंकि मारवाड़ के चित्रकारों ने अलग रंग का प्रयोग किया, अलग वृक्ष का प्रयोग किया, अलग पशुओं का प्रयोग किया चित्रों में। ऐसे ही मेवाड़ के चित्रकारों ने अलग रंग का प्रयोग किया, अलग पशु का प्रयोग किया, और अलग वृक्ष का प्रयोग किया। सबने अलग अलग प्रयोग किया। तो ऐसे करके वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन है? तो उनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। कब किया? 1916 में। किसमें किया? राजपूत पेंटिंग्स में। और बात करता हूं, ये जो ढूंढाड़ चित्रकला शैली है, बात करते हैं, हल्का सा देखें, सेम यही बातें देखनी हमें। यहाँ यहाँ कौन सा रंग है, यहाँ कौन सा वृक्ष है, और यहाँ कौन सा पशु है, तो देखने का प्रयास करें। देखो भाई सुनो, रंग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो रंग होगा वो कैसा होगा? ब्लू। तू है पानी, पानी है ना। इधर देखो भाई, मतलब सॉरी, ब्लू बोल गया मैं, सॉरी। रंग कैसा हो जाएगा? ब्लू देख के ब्लू बोल गया। रंग कैसा हो जाएगा? हरा। सॉरी भाई हो। इधर देखो, ढूंढाड़ में जो रंग होगा वो कैसा होगा? हरा। अब आपको पता होना चाहिए, हरा ऐसे मान लो कि ढूंढाड़ वालों ने, आमेर वालों ने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो आपको पता होगा, मुगलों की जितनी भी कब्रें हैं उन पे जो चादर चढ़ाई जाती है वो कैसी होती है? हरी। अब आपको पता होगा, ये ढूंढाड़ वाले हैं, इन्होंने अपनी पीपलियों की शादियां किनके साथ की थी? मुगलों के साथ। तो वृक्ष कौन सा हो जाएगा? पीपल। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? पीपल। या आप कह सकते हो वट वृक्ष। और पशु कौन सा हो जाएगा? तो इन्होंने अपनी पीपलियों को घोड़े पे बिठा बिठा कर भेजा था। बस। तो आनंद कुमार स्वामी ने यही ऐसे ही विभाजन किया था। आनंद कुमार स्वामी ने, आपको पता होगा, ये पूरा का पूरा जो राजस्थानी चित्रकला है इसको 4 भागों में बांटा था। कैसे बांटा? मारवाड़ी स्कूल, मेवाड़ी स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ी स्कूल। और बाकायदा उन्होंने बताया कि मारवाड़ के जो भी चित्रकार हैं उन्होंने पीले रंग को प्रधानता दी है। उनकी जो भी पेंटिंग बनी है उसमें आम का वृक्ष जरूर उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, और उनकी पेंटिंग्स में ज्यादातर घोड़े, ऊंट, कुत्ते, इनका चित्रांकन हुआ है। ऐसे ही मेवाड़ के चित्रकारों ने लाल रंग को प्रधानता दी है, कदम के वृक्ष को प्रधानता दी है, और हाथी, कोयल, सारस, इनको प्रधानता दी है। ऐसे ही हाड़ौती के जो भी चित्रकार हुए हैं उन्होंने नीले रंग को प्रधानता दी है। इसके अलावा शेर का चित्रांकन सर्वाधिक किया है, और खजूर के वृक्ष का चित्रांकन सर्वाधिक किया है। ऐसे ही आमेर वालों ने, यानी कि ढूंढाड़ वालों ने, इन्होंने हरे रंग को प्रधानता दी है, पीपल या वट वृक्ष को प्रधानता दी है, और घोड़े का चित्रांकन किया है। तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा पीपल, और क्या हो जाएगा? वट वृक्ष, वट वृक्ष। तो यहां तक अभी हमने जो भी बातें की है मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। सिर्फ 2 मिनट में अभी तक जितना भी पढ़ा है वो मैं एक बार बोलने का प्रयास करता हूं, जुड़े मेरे साथ। सुनो भाई, पूरा रिवीजन करवा रहा हूं, देखने का प्रयास करें। सुनो,
भारत में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो आप जानते हो भारत में चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा को। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? कुंदन लाल मिस्त्री को। राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन कब से माना जाता है? आदिकाल से। और उसके प्रमाण क्या है? तो कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियां, पुष्कर में अगस्त्य ऋषि का आश्रम, और सवाई माधोपुर में अमरेश्वर और सालेश्वर की पहाड़ियां। इसके अलावा गरदड़ा बूंदी के अंदर बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स, और ताम्र युगीन सभ्यता स्थल और लोहे युगीन सभ्यता स्थल से मिले हुए ज्यामितीय अलंकरण वाले बर्तन। इसके अलावा बात करें, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, स्वतंत्र रूप से उद्भव 15वीं सदी से माना जाता है। उदयपुर से या मेवाड़ से माना जाता है, अब्रन शैली से माना जाता है। और राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं 18वीं सदी को माना जाता है। राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध्य निरुक्ति वर्ती, जो जैसलमेर भंडारगढ़ से मिले हैं, और उन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहते हैं। राजस्थान में ज्ञात सबसे प्राचीनतम जो चित्रकार है उसका नाम क्या है? सरंगदत्त, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा सिलू का दरबारी था। और इसकी हमें जानकारी देता है 7वीं सदी का तिब्बती इतिहासकार जिसका नाम है लामा तारानाथ। इस क्षेत्र में बनी हुई पेंटिंग्स को सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने। राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो देखो, दरबारी दृश्य, आखेट के दृश्य, दरबारी दृश्य, आखेट के दृश्य, और ऐतिहासिक दृश्य, और व्यक्ति चित्रण, ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता तो प्रकृति और प्रेम को प्रधानता। तीसरी विशेषता चटकीले रंगों को प्रधानता, यानी कि लाल और पीले रंगों को प्रधानता। इसके अलावा मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव, मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, और यहाँ के जो भी चित्रकार हैं उन्होंने पेंटिंग्स बनाने के बाद में तिथि व नाम का अंकन नहीं किया, लेकिन बीकानेर चित्रकला शैली एक अपवाद थी। इसके बाद में हमने देखने का प्रयास किया, ये जो राजस्थानी चित्रकला शैली है इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन कब हो रहा है और कौन कर रहे हैं? तो आपको पता होगा, सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया है वो किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया है? 1916 में। किसमें किया है? राजपूत पेंटिंग्स में। और कैसे किया है? तो राजस्थानी चित्रकला शैली को मुख्य रूप से 4 स्कूलों में या 4 चित्रकला शैलियों में बांटा। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। फिर इनकी उप शैलियां भी बताई। मेवाड़ में कैसे याद रखोगे? ऊंचा देना, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथद्वारा, ऊंचा देना। मारवाड़ में जो भी कीजिए अन्ना, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर, ये मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हो जाएगी। ढूंढाड़ में आज आऊं, आमेर, जयपुर, इसके अलावा अलवर और उनियारा। उनियारा चित्रकला शैली किसकी उपशैली है? ढूंढाड़ चित्रकला शैली की। और इसके अलावा हाड़ौती चित्रकला शैली, उसकी उपशैलियां कौन सी है? कोटा और बूंदी चित्रकला शैलियां। और ये बांटा कैसे? तो ये चित्र भी आप साथ में बना लेना नोट्सों के अंदर, ताकि याद रहे। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो भी हमने बातें की, अब हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ चित्रकला शैली। और वो जो मेवाड़ चित्रकला शैली होगी उसमें हम देखेंगे मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत किसके टाइम हुई, स्वर्ण काल किसका काल है, उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। फिर हम देखेंगे उसमें किस रंग को प्रधानता दी गई है, किस वृक्ष को प्रधानता दी गई है, किस पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है, और नारी चित्रण में कैसा नारी चित्रण हुआ है, कौन से चित्रित ग्रंथ हैं और उनकी विशेषता। एक पैटर्न चलेगा पूरा, और उसी के आधार पे हम पढ़ लेंगे। 1-2 वीडियो मैं और डालूंगा जिसमें राजस्थान की चित्रकला आपके कंप्लीट हो जाएगी। आज तो हमने कुछ बेसिक सी बातें की है ताकि आपकी एक समझ बन पाए। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।